गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिवम सिंह। आज हम अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इन्फ्लेशन बहुत काफ़ी समय से चला आ रहा है, बट मैं वादा करता हूँ अगले लेक्चर में इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। आज हम इन्फ्लेशन के अंदर दो टॉपिक्स को समझेंगे। पहला टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हम देखेंगे, कुछ पहले ही समझ चुके हैं और बाकी के कुछ आज समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। उससे पहले हम देखते हैं पिछले लेक्चर में दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा इन्फ्लेशन स्पाइरल। आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, वेज प्राइस स्पाइरल एंड इन्फ्लेशन टैक्स को समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे स्टैगफ्लेशन, फिलिप कर्व, श्रिंकफ्लेशन एंड स्किम्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन से शुरुआत करते हैं। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग एंड फ्लेशन। स्टैग मतलब होता है स्टैगनेंट, inflation is referred to inflation. Here, stagnant refers to the economy of a country remaining stagnant without any growth. It may even fall down. Stagnant, स्टैग जो स्टैगनेंट है वो यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी स्टैगनेंट यानी स्थिर हो चुका है, बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, कभी कभार फॉल भी हो जाता है। और जो इन्फ्लेशन यहाँ पे है वो डिमांड पुल नहीं है, वो कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर है, जो कि एक किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत गंदा साबित होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता है, इन्फ्लेशन भी हाई होता है, परंतु ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। सिंस द ग्रोथ इज नॉट देयर, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, देयरफॉर स्टैगफ्लेशन फर्दर बिकम contradictory because it is a situation of high inflation, high employment, unemployment. It is a worst condition witnessed in any economy. आइए ग्राफ देखते हैं। ये एरो इन्फ्लेशन शो कर रहा है, ये एरो अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। और आप यहाँ देखिए, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ओके, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। कॉज ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के कॉज को देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ घट रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, जिसके कारण स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच। द नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन was shown with the help of a curve by British economist एल्बन फ्लिप। एल्बन फ्लिप साहब ने दिया था, इसलिए इसे फ्लिप कर्व भी कहते हैं। According to normal relationship, as unemployment rate increases, inflation should automatically come down. आइए ग्राफ के थ्रू समझते हैं। क्या दिया है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजेज, इन्फ्लेशन शुड ऑटोमेटिकली कम डाउन। यहाँ देखिए आप, 3% अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन्फ्लेशन 5% है। अनएम्प्लॉयमेंट 6% हो गया तो इन्फ्लेशन 2% घट के आ गया 5 से 2। दिस इज शोड बाई फ्लिप कर्व। Now let's to the another topic, shrinkflation. During inflation, the price of raw material increases, which may result in price hike of a final product. Increase in the price of the product is visible to the consumer, which was negatively affect the demand of the product. जैसे कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने को देखा जाता है, उसे कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन्फ्लेशन के दौरान रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ जाता है। प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है तो कंज्यूमर को साफ साफ दिखता है, इसलिए डिमांड पे निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो कंपनियां क्या करती हैं? प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाए बिना क्वांटिटी को घटा देती हैं, सेम दाम में थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देती हैं, जो कंज्यूमर नोटिस नहीं करता है। ओके सर, आगे देखते हैं। अंडर दिस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट इंक्रीज। Price of the product does not increase, but there is an increase in the price per unit weight और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं।
मान लीजिए 10 रुपये की पार्ले जी बिस्किट खरीदते थे तो उसमें 10 बिस्किट रहती थी, तो एक बिस्किट 10 रुपये की, 1 रुपये की पड़ी। अब जो 10 रुपये की बिस्किट आती है उसमें 5 पार्ले जी रहती है, तो एक बिस्किट 2 रुपये की। टोटल पैकेट तो 10 का ही है, क्वांटिटी भी घट गया है और एक बिस्किट का दाम भी बढ़ गया है, पर यूनिट वेट बढ़ जाता है पर टोटल प्रोडक्ट का वेट दाम नहीं बढ़ता है। पार्ले जी देख सकते हैं, रिन डिटर्जेंट भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू another topic, skimflation. This is related to the inflation. It is a situation when companies reduces the quality of the product. यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम कर दिया जाता है, सर्विस कम कर दिया जाता है। इसे कॉस्ट कटिंग मेजर भी कहते हैं। कोई चीज़ के दाम को घटाना है तो उसकी क्वालिटी को घटा के दाम घटा दिया जाता है। But sometimes use of low quality inputs can result in bad experience or even health concern, even though price don't go up directly under it. People must spend more to get the same service quality that they used to enjoy earlier at same price. हम लोग उसका गंदा इफेक्ट पड़ता है, उसके बावजूद भी कंज्यूमर जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं सेम चीज़ का अधिक प्राइस देने का। फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट स्टॉप्स प्रोवाइडिंग फ्री वाटर along with फूड। आगे देखते हैं अगले टॉपिक को, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है कंट्रोल कैलकुलेट करने का? क्योंकि मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का कैलकुलेट करना जरूरी है। द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज रेगुलेटेड। देयर आर 3 important indices which are used for calculating inflation। 3 इंडिसेज यूज होते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। पीपीआई और डब्ल्यूपीआई को आज हम लोग देखेंगे, सीपीआई अगले लेक्चर में देखेंगे और अगले लेक्चर में इन्फ्लेशन हम खत्म भी कर देंगे। उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी चालू करेंगे। चलिए उससे पहले एक देखते हैं, 2014 तक डब्ल्यूपीआई हम लोग का मेन इंडेक्स था इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, बट उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया 2014 में, उसके बाद हम सीपीआई को अपना मेन इंडेक्स बना चुके हैं। ओके, पीपीआई जो कि भारत में नहीं यूज होता है। पीपीआई इज एन इंडेक्स विच इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एट अ पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ये इंडेक्स जो होता है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। इट मेजर द एवरेज चेंज in the price of a producer receives from his goods and services sold in a domestic market and foreign market। आइए इसका मतलब समझते हैं कि जो गुड्स होता है, प्राइस होता है, जो प्रोड्यूसर बनाता है उसको जब डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट में बेचता है तो जो प्राइस डिफरेंस का चेंज का एवरेज होता है उसी को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे। उस एवरेज से हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। हेंस इट इज मोस्ट इफेक्टिव टूल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का सबसे इफेक्टिव टूल यही है। अगला देखते हैं होल प्राइस इंडेक्स, जो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे तसल्ली से और अच्छे से समझते हैं। पूरा डब्ल्यूपीआई क्या है, होल प्राइस इंडेक्स क्या है। होल प्राइस यही समझ जाइए कि होलसेल लेवल पे इसे कैलकुलेट किया जाता है। इन इंडिया डब्ल्यूपीआई फिगर्स आर कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड वंस इन अ मंथ बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हर महीने एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसे कैलकुलेट करती है और पब्लिश करती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डब्ल्यूपीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डब्ल्यूपीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एवरी मंथ। आगे देखते हैं, अंडर डब्ल्यूपीआई सिंस द प्राइस डाटा इज कलेक्टेड एट होलसेल लेवल इट इज ईजियर टू कैलकुलेट डब्ल्यूपीआई। होलसेल लेवल पे करता है तो होलसेल लेवल हर जिले में या हर स्टेट में लिमिटेड ही होता है, सब जानते हैं, तो ये बहुत ईजी होता है। और एट अ होलसेल लेवल जनरली प्राइस यूनिफॉर्मिटी कैन बी सीन थ्रू द कंट्री। आगे देखते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करने के लिए बास्केट मेंटेन किया जाता है। मतलब बास्केट
बास्केट इन द सेंस कि क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है WPI के लिए। और हम WPI में देखते हैं कि सिर्फ गुड्स को लिया जाता है, सर्विस को उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ये हमारा एक सबसे बड़ा डिफेक्ट है WPI का। द बास्केट इज मॉडिफाइड आफ्टर अ गैप ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर एंड नॉट मोर देन 10 ईयर। 5 से लेके 10 साल के बीच में इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। आखिरी बार इसे 2017 में मॉडिफाई किया गया था। लास्ट टाइम दिस बास्केट वाज मॉडिफाइड इन 2017। एट प्रेजेंट द बास्केट कॉन्सिस्ट ऑफ 397 आइटम। इस समय बास्केट में 397 आइटम है जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ओके, व्हेन द बास्केट इज मॉडिफाइड, जब बास्केट को मॉडिफाई किया जाता है, कुछ सामानों को निकाल दिया जाता है, कुछ सामानों को जोड़ दिया जाता है, जो किसी काम का नहीं होता है उसे निकाल दिया जाता है। When the basket is modified, all those goods which are of no use anymore are removed from the basket and those new goods which are used is added in the basket। आइए बास्केट को देखते हैं। बास्केट जो हमारा है वो 3 भाग में बटा है। ओके, पहले में प्राइमरी गुड्स है, दूसरे में मैन्युफैक्चर्ड गुड है और तीसरे में पावर्स एंड लुब्रिकेंट है। ये गलत है, फ्यूल नहीं है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फ्यूल तीसरे का पार्ट है। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आइए तो एक एक करके हम समझते हैं। पहले प्राइमरी गुड क्या है, मैन्युफैक्चर गुड्स क्या है, एंड पावर एंड लुब्रिकेंट्स एंड फ्यूल्स क्या है। आइए पहला देखते हैं प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स आर दोज गुड्स which we directly derive from land, plant, tree and animal etc. and are 17 in number। 117, जैसा कि हमने देखा था 697, 697 आइटम्स हैं, जिसमें से 117 आइटम प्राइमरी गुड्स के अंदर आते हैं। ओके सर, आगे देखते हैं। इट इंक्लूड्स फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, मिल्क, टी, कॉफी, कॉटन, जूट, जो कि नेचुरली मिल जाता है हमें, जिसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। मतलब जो लैंड के थ्रू, नेचर के थ्रू हमें मिलता है, उसे किसी मशीन का यूज़ नहीं होता है, हैंडमेड हो, हाथ की यूज से निकला हो, बना हो, बनाया गया हो। ओके, दूसरा देखते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड फ्यूल्स। द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री यूजिंग मशीन्स एंड टूल्स। दे आर 564 इन नंबर। 564 नंबर में होता है। 697 में से 564 मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। ओके, इसमें मशीन्स एंड टूल्स का यूज होता है। जो भी चीज़ मशीन्स एंड टूल्स के यूज से बनता है उसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर रखा जाता है। यहाँ भी ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये फ्यूल नहीं होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, नहीं तो आप इसका PDF भी पा जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 564 आइटम इसके अंदर आते हैं। 697 के में 564 मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर आते हैं। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सीमेंट, केमिकल्स एंड मेटल्स। आगे देखते हैं पावर एंड लुब्रिकेंट और तीसरा फ्यूल। फ्यूल भी इसी के अंदर आता है। द फ्यूल, पावर, लुब्रिकेंट कॉन्सिस्ट ऑफ 16 आइटम। जैसा कि आपने देखा 697 आइटम बास्केट के अंदर हैं। 117 हम रखते हैं प्राइमरी गुड्स के अंदर, 564 हम लोग रखते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर, और 16 रखते हैं हम लोग पावर, लुब्रिकेंट्स एंड फ्यूल के अंदर। ओके, अंडर WPI द एवरेज प्राइस मूवमेंट ऑफ ओनली दोस 697 आइटम इज ट्रैक्ड। उस बास्केट के अंदर, WPI के अंदर बास्केट को जब कैलकुलेट किया जाता है तो 697 आइटम जो उन बास्केट में है, सिर्फ उनको ही ट्रैक किया जाता है, उनके ही एवरेज प्राइस को। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ सम ऑफ द आइटम में इंक्रीज वेयर प्राइस ऑफ सम ऑफ द आइटम में डिक्लाइन। जब कैलकुलेट करते हैं तो कुछ प्राइस होता है, कुछ आइटम्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, कुछ के घट जाते हैं। सम आइटम विच बिकॉज बिकम कॉस्टलियर में पुश द इंडेक्स अपवर्ड। जो महंगा होता है वो इंडेक्स को ऊपर पुश कर देता है, जो सस्ता होता है वो इंडेक्स को नीचे खींच लेता है। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पुल एंड पुश इज टर्म्ड एज स्क्यूफ्लेशन। उसी को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। Although WPI figures are calculated every month,
विच इज फिगर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। ये हर महीने कैलकुलेट किया जाता है और उसी मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और इसका कंपैरिजन किया जाता है पिछले साल के उसी मंथ से। और इसका बेस ईयर होता है, बेस ईयर फॉर डब्ल्यूपीआई होता है 2011 और 12। डब्ल्यूपीआई 2011-12 में जो कैलकुलेट किया गया था उसी को हम इसका बेस ईयर मानते हैं। आगे देखते हैं, लेस प्रीस फॉर्मूला का यूज होता है। लेस प्रीस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करने के लिए। WPI एज इंडेक्स सफर फ्रॉम 3 बेसिक प्रॉब्लम। उर्जित पटेल साहब ने जब 2014 में रिकमेंड किया था कि सीपीआई यूज करते हैं, तो उस समय 3 प्रॉब्लम उर्जित पटेल साहब ने, उनकी कमेटी ने बताया था। उन तीनों प्रॉब्लम को देखा जाए, क्योंकि पूछ सकता है कभी भी कि वाई वी चेंज WPI टू CPI, वाई वी मूव WPI फ्रॉम WPI टू CPI, इसलिए इसे भी देखना जरूरी है। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI should be based on figures published under CPI. The three inherent problem for WPI are as follows. First, पहला देखते हैं, in WPI the price movement of good is tracked at wholesale level whereas consumer consumes at retail level. जो कंज्यूमर होते हैं वो रिटेल लेवल पे कंज्यूम करते हैं, बट हम होलसेल लेवल पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। इन्फ्लेशन सही नहीं बता रहे हैं, वहाँ कुछ कम दिखेगा, और जब होलसेल लेवल से रिटेल लेवल पे हम मूव करते हैं तो देखते हैं महंगाई बहुत बढ़ जाती है। कहीं 10 रुपए का सामान 15 में दे रहे हैं, कहीं 10 का सामान 13 में मिल रहा है, कहीं 16 में भी मिल रहा है। इसलिए रिटेल प्राइस पे करना जरूरी है। दूसरा देखते हैं, इन WPI बास्केट सर्विस आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें सर्विस हम इंक्लूड नहीं किए हैं। कहीं 500 रुपया लेबराना लग रहा है, कहीं 700 रुपया लेबराना लग रहा है, कहीं किसी कॉर्पोरेट में सर्विस कॉस्ट अलग है, कहीं और कुछ अलग है। इसलिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। हेंस अंडर WPI द प्राइस मूवमेंट ऑफ सर्विस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इवन सर्विस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंजम्पशन। सर्विस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए तीसरा देखते हैं, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। इन WPI मैक्सिमम वेटेज इज गिवन टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। WPI में सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को दे दिया गया है, जैसे सीमेंट हो गया, केमिकल्स हो गया, मेटल्स हो गया, FMCG हो गया। ओके, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्राइमरी गुड्स को कंज्यूम करते हैं। प्राइमरी गुड्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वेटेज उसको देना ज़्यादा जरूरी है। हेंस दे इन्फ्लुएंस द बास्केट मोर। हाउएवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मेनली सीमेंट, मेटल्स एक्सेट्रा आर नॉट बर्ड ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तो यूज होते नहीं है। डेली बेसिस पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, मिल्क्स, टीज, कॉफी, कॉटन, जूट, ये डेली बेसिस पे यूज होते हैं। इनका नंबर 117 ही है। डेली बेसिस पे फ्यूल यूज होते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इसका नंबर 16 है। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो कि बहुत कम यूज होता है, उसका नंबर 564। बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया गया है WPI में, जो कि नहीं सही है। नोट, एक नोट देखते हैं, करंट में चल रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप for the revision of a current series of wholesale price index with the base year of 2011 and 12। जो बेस ईयर है 2011-12, इंडिया गवर्नमेंट इंडिया ने मोदी साहब ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इस पे चर्चा कर रही है। अंडर रमेश चंद जो मेंबर ऑफ नीति आयोग हैं। इस कमेटी के अंदर 18 लोग हैं। 18 मेंबर वर्किंग ग्रुप हैज बीन ऑथराइज्ड टू रिकमेंड रोड मैप टू स्विच ओवर WPI टू PPI। जो कि PPI भारत में नहीं यूज हो रहा है, उसको क्या कहते हैं कि उस पर मूव करने के लिए, WPI से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे मूव करने के लिए एक रोड मैप तैयार करके इंडियन गवर्नमेंट को दे। ओके, बाकी की टॉपिक्स बचे जैसे कि CPI, कोर इन्फ्लेशन, 2 टॉपिक बचे हैं, एंड रिफाइंड कोर ऑफ इन्फ्लेशन, 3 टॉपिक बचे हैं, जो कि 5-10 मिनट का होगा। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम इन्फ्लेशन कंप्लीट भी कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए कि हम आगे और ग्रो कर सकें और आप लोगों को और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ा सकें। और आने वाले मार्च में या फिर अप्रैल की शुरुआत में हम पॉलिटी भी चालू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।